नमस्कार, आदाब और जय सत श्री अकाल। हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए आज यह साइंस की नई श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। कक्षा 8 की यह पहली अध्याय जो आज आपके सामने मैं रखूंगा, जिसमें फसल उत्पादन एवं प्रबंधन उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके बारे में कहता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह इन्फिनिटी वन परिवार की तरफ से आप लोगों के लिए बेहद गौरव की बात है कि आपका परिवार पूरे 1000 का होने जा रहा है और आप लोग का सहयोग बहुत रहा है, जिसके लिए मैं सबको धन्यवाद करता हूं। आज इस कक्षा के माध्यम से मैं एक और बात कहने जा रहा हूं कि अगले इस माह के 15 तारीख से आपके लिए जनरल कंपटीशन के लिए जो जितने भी सामान्य अध्ययन है वह आपके लिए मुफ्त करवाई जाएगी। इसकी कोई चार्ज आपको नहीं देनी पड़ेगी। बस अपने दोस्तों को शेयर करके सब्सक्राइब करवा दें, बस यही आपका चार्ज रहेगा। चलिए अब हम कक्षा को आगे बढ़ाने की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें इस कक्षा के बारे में जो साइंस 8 की या पहली हमारी साइंस की वीडियो इस माध्यम से शुरू हो रही है और हम साइंस यानी विज्ञान के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, विज्ञान में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में देखेंगे। खरीफ प्रोडक्ट क्या होता है, राबी प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। इस किस मंथ में होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, कहता है कृषि पद्धति एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज में है, कहता है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। अगर एक ही प्रकार के पौधे होते हैं, अगर बड़े पैमाने पर हेक्टेयर, अगर हम एकड़ बात करें, अगर उसमें उपजाए जाते हैं, उसको हम लोग फसल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कहता है व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। ठीक है, अब खरीफ फसल क्या होती है, इसमें अगर प्लांट की बात करते हैं तो देखते हैं इसके बाद इसमें खरीफ, राबी, जायद, इन सब तरह के फसल उगाए जाते हैं। जिसमें हम अगर चर्चा कर सकते हैं, थोड़ा अगर ध्यान दीजिएगा, तो एक खरीफ होता है, एक राबी होता है और जायद। इसमें अगर खरीफ की बात करते हैं तो कहता है वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, इनका वर्षा ऋतु में इसको बोया जाएगा, इसको ठीक है बोया जाता है। उसके बाद कहता है कि खरीफ फसल कहलाती है और जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है उसे ही हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। जिसमें कहा खरीफ फसल कहलाती है और भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है और यह महीना आपको जून टू सितंबर के मध्य यह जो रेनिंग सीजन होता है, यह जून से सितंबर के बीच में होता है। आगे जून से सितंबर तक होती है और धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ इसमें उगाई जाती है। जो फसल होती है, जो क्रॉप्स होती है, इसमें अगर माय डियर बात करते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा पेडी, मिल जाएगा PADDY, पेडी मिल जाएगा। पेडी मतलब धान होता है। पेडी के बाद अगर बात करते हैं मेज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मक्का कहते हैं, इसको मक्का कहते हैं। अगर इसके बाद बढ़िएगा, सोयाबीन आपको पता है मध्य प्रदेश सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, सोयाबीन मध्य प्रदेश कहा जाता है। फिर ग्राउंडनट की बात करते हैं, जो ग्राउंडनट होता है, एंड कॉटन और खरीफ, इसको आर खरीफ या क्या है आर खरीफ की बात करते हैं। यही आपका ये सारे जो फसल है यह खरीफ के माध्यम से आपको देखने को मिलता है और यह बरसात के दिनों में यह खेतों में लगाई जाती है। ठीक है, आगे अब है राबी फसल। अगर राबी फसल की बात करते हैं, जरा उस पर भी फोकस कर लेते हैं। इसमें कहता है कि शीत ऋतु में, यह शीत ऋतु का महीना होता है जिसको हम लोग विंटर सीजन बोलते हैं। शीत ऋतु में यह लगाई जाती है। विंटर सीजन में उगाए जाने वाली फसलें राबी फसलें कहलाती है। इसका अगर बात करते हैं, गेहूं है, चना है, जिसको हम लोग गेहूं, चना, मटर,
सरसों और तथा अलसी, यह सारे जो है रबी फसल के उदाहरण है, जिसको कहा कि यह अक्टूबर टू मार्च होता है। अक्टूबर टू मार्च के महीना में यह फसल होता है, जिसको रबी फसल हमने देखा, जिसमें गेहूं को व्हीट कहते हैं। आगे बढ़िएगा, चना को ग्राम कहते हैं। आगे थोड़ा बढ़िएगा, मटर को पी कहते हैं। उसके बाद आपने क्या देखा, सरसों को मस्टर्ड, आप लोग मार्केट में जाते कहते हैं मस्टर्ड वर्ड चाहिए, उस तरह से। एंड अलसी को लेनसीड कहते हैं। इस तरह से करके हम इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में देख रहे हैं। हमारी जितनी भी कक्षाएं हो रही हो बाइलिंगुअल हो रही है। चलिए, उसके बाद कहता है आधारित फसली पद्धतियां क्या होती है। तो कहता है फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाएं कलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, और यह क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धति कहलाते हैं। अगर हम चर्चा करते हैं कि जो फसल होती है, हम इसमें दो शब्द बहुत अच्छे हैं, एक फसल है और एक प्रबंधन है। तो फसल यानी जो क्रॉप्स होती है, इट्स कॉल्ड क्रॉप्स। अगर सपोज दैट हम प्रोडक्शन करेंगे तब जाके इसको मैनेजमेंट या प्रबंधन की जरूरत पड़ती है। अगर हमारी क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो मैनेजमेंट हम क्या करेंगे। तो क्रॉप पहले उपजाई जाती है, फिर उसके बाद मैनेज करने की पहले, या अगर आज से तकरीबन बहुत 100 साल वर्ष पहले चलिएगा, तो यह जो क्रॉप्स आप देखते हैं, ये जितने भी फसल होते थे पहले, इसी तरह से लोग एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम कर इसको उपजाने का काम करते थे। आगे बढ़ते बढ़ते जब समय सब कुछ बिल्डअप हुआ, डेवलप होने लगी, सब कुछ लोगों की मानसिकता बढ़ने लगी, सब कुछ होने लगी, तो धीरे धीरे आने वाले समय में इनको लोग स्टोर करने के बारे में सोचने लगे। स्टोर करने के बारे में लोग मिट्टी के बर्तन वगैरह बना करके, पॉट वगैरह बना करके इसको इकट्ठा किया करते थे। उसी तरह से आज बहुत तरह की कोल्ड स्टोरेज है, सब कुछ है, आपको देखने को मिलती है। पीडीएस सिस्टम के माध्यम से सरकार जो खरीदी गई जो अनाज होती है वो आपके माध्यम तक पहुंचाने का काम करती है। जो सरकार जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी यह काम करती है। तो यही हम देख रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में। कहता है आधारित फसल पद्धतियां, यानी फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। यह क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां कहलाती है। ठीक है, देखिएगा, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देन कहता है कि these activities or tasks are referred to as agricultural practices। आगे ध्यान दीजिएगा, फिर क्या कहता है, अब है मिट्टी तैयार करना, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब जब हम खेती करते हैं, ये तो सारी प्रोडक्शन हमने उपजा ली, घर में डाल दिया, मार्केट में बेच लिया। अब इसके बाद जो होती है, मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि खेती करने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है। बिना मिट्टी का तो खेती होगा नहीं, घर में तो छींट के खेती करेंगे नहीं, क्योंकि टाइल्स वगैरह लगी होती है। तो जो खेती होती है उसके लिए मिट्टी को तैयार करने की क्या विधियां हैं, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें कहता है फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम कार्य होता है। यानी अगर मान लीजिए कि हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, CROP, क्रॉप्स कर दीजिए, और अगर हम उत्पादन करते हैं, इसके लिए हमको सॉइल तैयार करना जरूरी है। अगर हम सॉइल तैयार करते हैं उसके बाद ही जाकर के कुछ बात बनेगी, अन्यथा तो कुछ होने वाली है नहीं। तो प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। यह फर्स्ट स्टेप है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप उगाने से पहले यह वह विधि है जिसमें कहता है कि आगे उसके बाद पोली मिट्टी। अब इसके बाद पोली मिट्टी यानी मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक करती है। अब मिट्टी को पोली की जाती है। दूसरा बात कीजिएगा, पोली मिट्टी की जरूरत पड़ती है, मतलब उसको हल्का किया जाता है, मिट्टी को हल्का किया जाता है। उसके बाद क्या कहता है, इसमें कहता है कि द लूजेन सॉइल, इसको लूजेन सॉइल बोलते हैं, इसको लूजेन बोलते हैं, लूजेन सॉइल बोलते हैं।
लूजेन मतलब लूज करना है इसको, लूज करना है इसको। LOOSEN होता है, LOOSEN, हाँ ठीक है, SENEG, लूजेंट सॉइल बोलते हैं इसको, लूजेंट सॉइल बोलते हैं, जिसको पोली करते हैं मिट्टी को, लूजेंट सॉइल बोलते हैं। उसके बाद कहा लूजेंट सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म, जो अर्थवॉर्म जमीन में केचुए वगैरह होते हैं उनके माध्यम से, एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, माइक्रोब्स वगैरह यह सारे सॉइल में होते हैं, वही लिखे थे, सॉइल्स में ये सारे होते हैं। आगे देखिएगा, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोली करने की प्रक्रिया जुताई कहते हैं, और यह सारी प्रक्रिया जो तीसरी प्रक्रिया होती है उसको जुताई पोली उली करने की होती है, इसको हम लोग जुताई बोलते हैं, जिसको हम लोग लूजिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, एंड द प्लगिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग प्लगिंग बोलते हैं, PLOUGHING, प्लगिंग जिसको बोलते हैं। चलिए, इतना काम होता है, इतना इसमें मतलब जो कृषि करते हैं उन कृषि के लिए। अब आगे जरा चर्चा करते हैं फिर क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखो, इसमें हमने कहा कि क्रॉप प्रोडक्शन, व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन? क्रॉप प्रोडक्शन इज ए मैनेज ऑफ क्रॉप्स, देन आफ्टर हमने देखा कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फर्स्ट खरीफ प्रोडक्शन एंड दूसरा रबी प्रोडक्शन। एंड इन एग्जांपल्स ऑफ खरीफ प्रोडक्शन इन द जून टू सितंबर मंथ एंड प्रोड्यूस एंड जिसको हमने कहा कि जिसमें इस सीजन की जो क्रॉप्स होती है, इसमें पेटी, मैसी और सोयाबीन्स, उसके बाद ग्राउंड नट्स एंड कॉटन आर खरीफ प्रोडक्शन। या नेक्स्ट रबी प्रोडक्शन, इसमें कहा बीट, यानी आई टोल्ड यू बीट, ग्राम्स, पी, मस्टर्ड एंड लाइसिन जिसको लाइसीड बोलते हैं, SEED सीड। यह आपने देखा कि हमने इन सब माध्यमों से खरीफ और राबी को बांटा, और यह राबी का फसल अक्टूबर महीना जैसे चालू हुआ, अक्टूबर महीना से लेकर के आपको यह मार्च महीना तक चलेगा, और यह ध्यान दीजिएगा, और यह जून महीना से सितंबर तक चलेगा। और आगे देखिएगा तो यह दोनों के बीच का एक महीना आता है नवंबर। इस महीने में जो लौटती हुई मानसून होती है वो केरल के तट पे वर्षा करवाने का काम करती है, लौटती हुई मानसून। चलिए, इसके माध्यम से हमने देखा, इसमें देखा कि क्रॉप के लिए हमको पहले चाहिए सॉइल तैयार करना है, मिट्टी रेडी करना है, जिसमें कहा बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। फिर उसके बाद हमने देखा कि पोली मिट्टी होनी चाहिए, यानी लूजेंट सॉइल देखना चाहिए। फिर जुताई होगी जिसको हम लोग प्लगिंग कहते हैं, फिर बुआई होगी, निराई होगी, इनके बारे में आगे देखते हैं। मतलब यह ओवरऑल आपको इतना कह रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है कृषि औजार, जो है कृषि औजार कहने का मतलब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या क्या होते हैं, देखिएगा। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट्स क्या क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट्स में जैसे इसमें हल की जरूरत पड़ती है, हल जिसको हम लोग प्लग बोलते हैं। दूसरा हम लोग कुदाली बोलते हैं, कुदाली जिसको हम लोग व्हील्स बोलते हैं, वो मतलब कुदाल या उसको बच्चे ऐसे ही करते हैं। फिर उसके बाद कल्टीवेटर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिसमें क्या क्या कहता है, इसमें कहता है पहला प्लग, यानी प्राचीन काल में ही हल का प्रयोग जुताई, खाद्य उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। तो एंशिएंट पीरियड में ही, तो यह एंशिएंट पीरियड से ही इसकी चर्चा की जा रही है। कहता है दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स fertiling the soil, adding fertilizers to the crops, removing the weeds and turning the soil। आगे कहता है अब कुदाल वाले में, होज जिसको कहते हैं, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला
करने के लिए किया जाता है। कहता है इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। ठीक है, उसके बाद है कहता है कल्टीवेटर क्या होते हैं। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा एवं संचालित कल्टीवेटरों से की जाती है। कहता है नाउअडेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर्स ड्राइविंग कल्टीवेटर्स। ठीक है, अब इतना के बाद हमने देख लिया, हमने देखा सब कुछ देखने के बाद अब हमारी जो चर्चा होती है वह होती है जिसमें हम बात करते हैं जुताई की, यानी सोइंग, जिसको हम लोग जुताई बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं परंपरागत औजार जो होती है, इसको ट्रेडिशनल जो हम टूल्स होते हैं, टूल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सीड। तो देखते हैं परंपरागत जो होते हैं, जिसमें पहले बुआई से बात करते हैं। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अगर बुआई नहीं होगी तो फसल में क्या काटेंगे, घास। जो बुआई होती है, बुआई जिसमें बुआई कहता है कि बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं, जिसको HYV सीड्स बोलते हैं। उसको किसान ज्यादा खेतों में लगाते हैं, जिसके कारण से यह 75 के दशक के बाद, जैसे 70 के दशक के बाद इसका ज्यादा बोलबाला हुआ, क्योंकि फसल की उत्पादकता कम थी और फसल ज्यादा लगाए थे। उसके बाद उत्पादकता भी ग्रोथ हुई, बढ़ाई गई। उसी चीज को कहा फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। कहा परंपरागत औजार क्या होते हैं। कहा परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। कीप के आकार का, कीप समझते हैं, कीप के आकार का होता है। उसके बाद जिसमें कहा ट्रेडिशनल टूल्स, कहा द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फ्यूनल। उसके बाद कहा सीड ड्रिल क्या होते हैं कि आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। सीड ड्रिल्स, दैट मीन्स नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ठीक है, आगे देखिएगा। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना महत्वपूर्ण है। अगर दूरी नहीं होगी तो पौधे एक दूसरे से सटे होंगे तो उनका विकास कम होगा। ठीक है, उसके बाद अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इन नेसेसरी टू अवॉइड ओवरकमिंग ऑफ प्लांट्स। ठीक है, आगे इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषण एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अगर दूरी उनकी सही होती है, निश्चित दूरी पर अगर होते हैं। कहा जिससे अलाउस प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। चलिए आगे देखिए, फिर कहता है खाद्य एवं उर्वरक मिलान क्या होता है। इसमें एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स क्या क्या होते हैं, जिसमें कहता है वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद्य एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है, मिट्टी में जो उनकी गुणवत्ता होती है बढ़ाने के लिए, उनको सही बैलेंस करने के लिए, नाइट्रोजन युक्त करने के लिए, तो उसके लिए हमको खाद्य एवं उर्वरकों की आवश्यकता होती है। किसान खेती की गुणवत्ता, यानी खेती की जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। कहा द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स प्लांट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, आगे देखिएगा। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेती में खाद देता है और यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। अपर्याप्त मतलब जितनी जरूरत है उससे कम देना या उससे अधिक देना,
दोनों पौधों को नुकसान के लिए कार्य करता है, जिसमें कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर to the field of replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring results in weak plants. Clear? चलिए, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट और पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम। ये सारे जो है इसका फैक्ट्रियों में उत्पादन के माध्यम से आप देखते हैं कि खेतों की जो फसल होती है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसको खेतों में डाला जाता है। आगे देखिएगा, कहता है फर्टिलाइजर्स आर द प्रोड्यूस्ड इन fertilizers. Some examples of fertilizers are यूरिया, अमोनियम सल्फेट, उसके बाद सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके यानी नाइट्रोजन, पोटास और पोटेशियम। यह सारे खेतों में उर्वरक को बढ़ाने के लिए यानी खाद्य की क्षमता को या मतलब खेतों की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, खाद्य के लाभ। खाद्य से लाभ क्या क्या है अगर बात करते हैं कि इट हैज इज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टू द सॉइल। जो कैपेसिटी होती है सॉइल की वाटर को होल्ड करके क्षमता होती है वाटर को रोक करके रखने की, उससे यह होता है। उसके बाद कहता है इट मेक्स द सॉइल प्रोस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। जिसमें कहा इसे मिट्टी भुरभुरी एवं सरल हो जाती है, जिससे के कारण गैस विनियमन सरलता से होता रहता है, क्योंकि जमीन के अंदर भी तो गैस जो है ऊपर निकलती है, रिलीज होती है, वह काम होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। कहा इंक्रीज द नंबर ऑफ क्या है फ्रेंडली माइक्रोब्स। फिर कहा इस जैव खाद्य से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, मतलब मिट्टी है वह अच्छी क्वालिटी की हो जाती है। बट लेकिन आगे चल के इसकी कुछ हानियां भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है उसको देख लेते हैं। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ इट द सॉइल। कहा उसके बाद सिंचाई, इरिगेशन क्या होते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जो पौधे होते हैं वह 90% वाटर रखते हैं। जिस तरह से आपके बॉडी का, आपके शरीर का 70% 71% वाटर होता है, और उसी तरह से पौधे भी अपने शरीर का 90% वाटर रखते हैं। कैसे? अब एक काम करो, गांव में जैसे मक्का वगैरह होता है ना, जड़ से काट करके उठा लो उसको, जैसे 20-25 या 50 पेड़ को काट करके उठा लो, काफी भारी होगा, हिलोगी ना। और जब उसको 2 दिन 4 दिन सूखने के लिए रख दो तो वो इतना हल्का होगा कि आप 1 बोझा नहीं 5 बोझा उठा करके अपने कहीं भी ले जा सकते हैं। तो यही होता है, उसके शरीर का पानी जो हो गया सूख गया, निर्जीव हो गया, तो निर्जीव हो गया तो जीव उठा करके ले जाता है, सजीव है तो सबसे हिलता नहीं है जल्दी, तो इसीलिए कहते हैं। ठीक है, जिस तरह आपकी बॉडी में 70% वाटर होता है, उसी तरह से पौधों में भी वाटर की संख्या होती है 90%। कहा स्वास्थ्य फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना सिंचाई कहलाता है। अगर पौधे लगाते हैं, जैसे गेहूं वगैरह में फर्स्ट फसल जो होती है तो 20 से 22 दिन पे पानी पटाई जाती है। धान का भी उसी तरह से है, हर समय धान में तो हर समय आपको थोड़ा पानी, उसमें गांव में कहते हैं कि खिल्ली भर पानी खेत में हमेशा होना चाहिए, तो इस तरह से उसकी अपनी बात होती है। चलिए, सिंचाई इरिगेशन देख लिया हमने। उसके बाद कहते हैं सिंचाई के स्रोत क्या क्या है। कुएं हैं, जलकूप है, तालाब है, झील है, नदियां है, बांध एवं नहर इत्यादि, ये सारे स्रोत है सिंचाई करने के। ठीक है, वर्षा का भी पानी है, मेन तो वही होता है। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स एक्सेट्रा एंड ड्रिंकिंग वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या होता है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द इरिगेशन। कहा मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं और अतः यह सस्ते हैं, परंतु यह कम दक्ष है। और विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न होते हैं, जैसे मोटे होते हैं, ढेकली होती है और चेन पंप होते हैं, रहट होती है, उत्तोलक जिसको तंत्र बोलते हैं, सारे इनके देखे जाते हैं।
cattle or human labors is used to these methods, so these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are. सिंचाई की आधुनिक विधियां क्या क्या होती है? मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, छिड़काव तंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। इसमें कहा है इस विधि को उपयोग असमतल भूमि, मतलब जहां समतल भूमि नहीं है, जहां प्लेन लेवल नहीं है, प्लेन लैंड नहीं है, असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। गॉट इट? ओके। फिर कहा ड्रिप तंत्र क्या होते हैं, ड्रिप सिस्टम क्या होते हैं। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। बूंद बूंद करके ऐसे करके वह पौधों के जड़ों में गिरता है, जिससे पौधे का भी जैसे पानी कम खपत होती है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। आगे देखना, कहा इन दिस सिस्टम्स द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप्स डायरेक्टली नियर द रूट्स। चलिए इतना तक क्लियर है। आगे देखिएगा, कहता है खरपतवार से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स, जिसमें कहा खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों के खरपतवार कहते हैं। इन फील्ड मेनी अदर्स अंडरसीवेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। द अंडरसीवेबल प्लांट्स आर कॉल्ड बीड्स। ठीक है, उसके बाद कहा खरपतवार हटाने की निराई कहते हैं, मतलब जो खरपतवार जैसे सपोज दैट फसल लग गई, उसमें कुछ अननेसेसरी पौधे आ जाना, उसी को फिर उसको उखाड़ करके हटाना या कैसे भी हटाना, उसी को हम लोग निराई कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कटाई क्या होती है। इसी तरह से बीड्स आर ऑल द कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड बीडिसाइड्स। हाँ, बीडिसाइड्स लाइक 2,2,4-D, ये सारे उसके जो उसको हटाने के जो केमिकल्स वगैरह जो दवा दी जाती है उसको कहते हैं। ठीक है, आगे देखना, फिर कहता है कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। वही चीज है जो गांव में आप देखते हैं कि जब फसल पकती है तो कटाई होती है, कटाई के बाद फिर उससे जो उनकी जो ग्रेन्स होती है उसको निकाली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कहा कि हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज द इम्पोर्टेंट टास्क। द कल्टिवेटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है, उसी तरह से आगे है, फिर कहता है कि हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई, मतलब जिसको हम लोग कैंचियां, हंसुआ अपने यहाँ कहते हैं, हंसुआ कहते हैं, दांती कहते हैं, दांती के माध्यम से यह सब उससे निकाली जाती है। फिर उसको लोड करके कहीं या तो सर पे लोड करके या ट्रैक्टर पे लोड करके उसको ले जाई जाती है, अपने दरवाजे पे लोग रखते हैं या मशीन में उसको ले जा करके निकालने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए भंडारण क्या होती है। तो भंडारण कहने का मतलब है कि जो फसल निकलती है, जो ग्रेन्स होती है, उसको एक जगह इकट्ठा करके किसी बड़े चीज में या कोल्ड स्टोर के माध्यम से उसको इकट्ठा करके रखना ही भंडारण का काम होती है, जिससे उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे। उसी को भंडारण पद्धति कहते हैं, जिसमें कहता है कि स्टोरेज ऑफ अ प्रोड्यूस इन इम्पोर्टेंट टास्क इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में चैप्टर 2 या 4 ऐसे ही कुछ है साइंस में, तो उसको देखेंगे तो फिर वहां पे चर्चा करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनके क्या क्या खामियां होती है, क्या क्या उसकी गुडनेस होती है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स इज डन इन द सेल्स एंड ग्रेनरीज बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, जंतुओं से भोजन इसमें कैसे होते हैं। कहता है फूड फ्रॉम एनिमल्स। कहा घरों में अथवा फार्म पर पाले जाने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। यानी एनिमल्स reared at home or the farms have to be provided with the proper food, shelters and care. When this is done on a large scale,
इट इज कॉल्ड एनिमल्स हस्बेंड्री। गॉट इट। यह कक्षा आपकी 8th क्लास की साइंस की पहली कक्षा समाप्त होती है, पहला चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद बहुत जल्द ही हम दूसरी अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों दोस्तों तक पहुंचाने का काम करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। चलिए, आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार यानी इन्फिनिटी वन एकेडमी को बढ़ाने का काम करें। आने वाले समय में यह और भी आपके लिए कुछ नई पेशकश लाते रहेगा, जिससे आप लाभान्वित होते रहेंगे। जय भारत, जय हिंद।